दोस्तों, मेरा नाम अमन राणा, नीट बायोलॉजी टीचर। मैं बच्चों की नीट की जर्नी में मदद करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, बायोलॉजी एक आसान सब्जेक्ट है। हमें इसके किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के वर्ड पे जाना पड़ेगा। वो वर्ड अपने आप ही बता देगा वो कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोलॉजी को ही देखें, बायोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम लाइफ भी बोल सकते हैं, और लाइफ। लॉजी मीन्स स्टडी। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की स्टडी है। अगर हम लाइफ प्रोसेस को देखें तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, लाइफ प्लस प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब मैंने अभी डिस्कस किया, क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोसेसेस मीन प्रक्रियाएं। सिंपली हम कह सकते हैं ये प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं और इनकी वजह से हर वो फंक्शन हो रहा है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग organisms which maintains all the functions that are important for the survival, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल, ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो और उनकी वजह से हर वो फंक्शन हो पाए जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए इस धरती पर। अब आप कहेंगे कैसे फंक्शंस? हर वो फंक्शंस। एग्जाम्पल, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का टूटना, सांस का अंदर जाना, बाहर जाना, एनर्जी का बनना, एनर्जी का टूटना, चलना, भागना, दौड़ना, सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकालना, हर एक फंक्शन लाइफ प्रोसेसेस की वजह से हो रहा है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस के। एग्जाम्पल, हम इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रेंट, RENT। R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन, N stand for nutrition, and T stand for transportation. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर देखना चाहें वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब करेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे काले हेयर्स हैं, ये मेरा एक करेक्टर है, ये मेरा करेक्टरिस्टिक फीचर है। मेरे कान पे एक तिल है, ये मेरा एक करेक्टर है, ये मेरा करेक्टरिस्टिक फीचर है। मीन्स कोई भी फीचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ठीक है, हम कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। इनके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। इनके लिए एक ट्रिक है, मैं याद रखता हूँ एक्चुअली, BGM। एक गेम भी है शायद, या हम याद कर सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर उसके बाद है क्यूट CM। ये एक ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। ठीक है, अब हम देख लें। B स्टैंड फॉर ब्रीथिंग, B स्टैंड फॉर ब्रीथिंग, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, M स्टैंड फॉर मूवमेंट, C स्टैंड फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट C स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म। ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर लिखे, बट इन कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर में
तीन फीचर डिफाइनिंग फीचर है। ये जो तीन फीचर है ना लास्ट के, ये करेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही है, प्लस ये कैसे हैं, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये कैसे फीचर हुए, डिफाइनिंग फीचर हुए। अब आप कहेंगे डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब है ऐसे फीचर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और किसी भी नॉन लिविंग में ये फीचर प्रेजेंट ना हो। मीन्स डिफाइनिंग फीचर आर दोज 100% प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीचर होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग में ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो इनको हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा ब्रीथिंग को। अभी हर एक करेक्टरिस्टिक फीचर को हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीथिंग को देखें, ब्रीथिंग का सिंपल मतलब है सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर निकलना। ठीक है, ग्रोथ का मतलब है चीज़ों का बड़ा होना। फॉर एग्जांपल हम छोटे थे, अब देख लो कितने बड़े हो चुके हैं, ग्रोथ। मूवमेंट का मतलब है चीज़ों का मूव करना, फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ब्रीथिंग, ग्रोथ और मूवमेंट को मैंने एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा? देख लेते हैं क्यों नहीं कहा। देखिए, पहली बात तो ब्रीथिंग को लेकर बात करते हैं हम। ठीक है, मोस्टली एनिमल ब्रीथ करते हैं, मतलब हर एनिमल ब्रीथ करता है, एग्रीड। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स, व्हाट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो अगर हम सही मायने में देखें तो वो ब्रीथ नहीं करते, वो रेस्पायर कह सकता हूँ मैं, वो रेस्पायर करते हैं या गैस एक्सचेंज करते हैं, बट दे डू नॉट ब्रीथ। इट मीन्स 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ तो नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए मैंने डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रीथ में क्या बात रख रहा हूँ, एनिमल ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, यस एनिमल्स डू ब्रीथ। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, नोट, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। माइक्रोब्स ब्रीथ करते हैं, नो। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ हर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ नहीं करता, इसलिए मैंने डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा, मीन्स हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ब्रीथ, बट ये रेस्पायर करते हैं, बट ऑल डू रेस्पायर को हम थोड़ी देर में समझेंगे क्या है, बट सारे के सारे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल माइक्रोब्स एंड प्लांट्स डोंट ब्रीथ, ये ब्रीथ नहीं करते अगर सही मायने में हम अगर देखें। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ, अब आप कहेंगे ग्रोथ को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। एक्चुअली क्या हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है? यस करता है, बट ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कूड़े का ढेर, वो बड़ा हो के देखना कितना बड़ा हो चुका है, आपने देखा है। तो इट मीन्स नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं। हाँ, या हर लिविंग चीज़ ग्रो करती है। कैसे, जैसे हम छोटे से थे, अब देख लो कितने बड़े हो चुके हैं। हर लिविंग चीज़ ग्रो करती है, चाहे प्लांट हो चाहे कोई भी हो, एग्रीड ग्रो करती है, बट नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं। इसलिए हमने इस करेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ग्रो। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें हमारी ग्रो करती हैं। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें मूवमेंट को लेकर बात करते हैं अभी प्लीज़, मूवमेंट को लेकर। ठीक है, मूवमेंट, अब आपको कि मूवमेंट को भी हमने यहाँ पे नहीं रखा, डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा। ठीक है, क्या लिविंग चीज़ें मूवमेंट करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बट नॉन लिविंग चीज़ें भी मूव करती है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखिए, ये नॉन लिविंग पेन है, ये भी तो मूव कर रहा है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा। ठीक है, यस ऑल लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मूव करती है, एग्रीड। मीन्स हम लिखेंगे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग शो मूवमेंट, एग्रीड। ठीक है, इवन आप कहेंगे
प्लांट भी मूव करते हैं, ऑफ कोर्स मूव करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट। हम तो करते हैं, देखो मैं मूव कर रहा हूँ भाई जी, ठीक है, प्लांट भी मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सनफ्लावर को देखा होगा, वो सन की तरफ टिल्टेड हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा छुई मुई का पेड़, या उसका एक नाम है माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। आप उनको टच करते हैं, वो ऐसे उसकी पत्तियाँ ऐसे मूव कर लेती हैं। इवन रूट्स का नीचे की तरफ ग्रो करना और शूट का ऊपर की तरफ ग्रो करना, ये भी तो एक तरीके के मूवमेंट है, ठीक है। मीन्स प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल्स तो करते ही हैं, ठीक है, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, ठीक है। कैसे कैसे देखें, अगर हम रूट्स ग्रो डाउनवर्ड और शूट ग्रो, शूट कैसे ग्रो करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में शूट मूव करती है। हमने एक एग्जांपल भी देखा सनफ्लावर का, जो सनफ्लावर का प्लांट है वो सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है, सन की तरफ बैंड कर जाता है। इवन हमने एक और प्लांट देखा टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, इसको माइमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, माइमोसा प्यूडिका प्लांट भी बोलते हैं। इट मीन्स मूवमेंट लिविंग भी कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी कर रहे हैं। तो ये नॉन लिविंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं माना, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेंढक है, वो सोया हुआ है, ठीक है, डीप स्लीप में सोया हुआ है, और वो मूव भी नहीं, उसका सांस भी हमको शो नहीं हो रहा, ऐसे सोया हुआ है, सांस ले रहा उसको, वो भी हमको शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग है नॉन लिविंग है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि डीप स्लीप में सोया हुआ है, ठीक है। तो हम चीज़ों को देखकर, उसकी मूवमेंट को देखकर हम ये नहीं बता सकते लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विजिबल मूवमेंट आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। हम लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विजिबल मूवमेंट आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है भाई जी, क्यों फीचर नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा सोए हुए एनिमल्स भी तो भाई जी जिंदा ही है ना, वो मूव तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स एंड स्लीपिंग एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग, ठीक है। तो विजिबल मूवमेंट के आधार पर हम चीज़ों को नहीं रख सकते, कि हम बता नहीं सकते भाई जी विजिबल मूवमेंट के बेस पे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बट एक और फैक्टर आ रहा है, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट अकर्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ना देखिए मोलिक्यूल्स की ना मूवमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाई जी वो ऑर्गेनिज्म या सेल जिंदा है। यस, होती है, हर एक सेल के अंदर मोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एंड दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। क्या लिखते हैं, इनविजिबल, वेरी, ये दोनों लाइन है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं मैं, इनविजिबल मोलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड सेल्स या टिश्यू आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ मीन सेल के अंदर होने वाली भी इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे वाई, यहाँ पे एक सवाल उठता है वाई का, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिए प्लीज, मैं कहता हूं यहाँ पे कोई ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से, सेल फर्दर सेल ऑर्गेनेल से, ठीक है। नोटिस करना, अगर सेल्स में कुछ दिक्कत होगी तो टिश्यू खराब हो जाएगा, अगर टिश्यू में कुछ दिक्कत होगी तो ऑर्गन खराब हो जाएगा, अगर ऑर्गन में कुछ होगी तो ऑर्गेनिज्म ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हर एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सेल में कुछ दिक्कत होगी, फॉर एग्जांपल ये रिपेयर भी तो चल रहा है ना, ये रिपेयर किसकी वजह से हो रहा है, इन मोलिकुलर मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो इनकी मेन नीड क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रिपेयरिंग में। मोलिकुलर मूवमेंट जो सेल के अंदर चल रहा है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। इसका बेस्ट आंसर है
रिपेयरिंग एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा चेक कराना, ठीक है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। आप इस मूवमेंट को लेकर एनसीईआरटी में एक और ज़बरदस्त बात है, वायरसेस को लेकर। अब वायरसेस का तो पता ही नहीं लग रहा भाई ये मूव कर रहा है, अगर ये किसी के सेल के अंदर चला गया तो मूवमेंट शो कर रहा है, बाहर बैठा तो भाई बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल हम किसको लेकर बात करेंगे, वायरसेस को लेकर। वायरसेस को लेकर, वायरसेस को देखना प्लीज, ठीक है। वायरसेस को लेकर स्टिल कंट्रोवर्सी है, वायरसेस को लेकर स्टिल क्या है हमारे पास, अभी भी क्या है, कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। क्यों, अभी देखते हैं क्या क्या रीज़न है। देखिए मैं अगर एक वायरस है, फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ एक वायरस, ये जब बाहर बैठा है ना तो ये इनएक्टिव है, ये मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल सोया हुआ है। अगर किसी सेल के अंदर अगर ये चला जाए ना, सीरियसली ये किसी सेल के अंदर चला जाए तो ये भाई जी इवन मूवमेंट शो करता है और ये रेप्लिकेट कर अपने बच्चे दे देता है, इवन ये रेप्लिकेट शो कर देता है भाई। देखिए कितने वायरस बना देता है। मीन्स सेल के बाहर, आउटसाइड सेल, अगर मैं वायरस को देखूं, वायरस को मैं कहूं क्या, आउटसाइड होस्ट। होस्ट क्या है, मतलब कोई भी सेल, आउटसाइड होस्ट सेल, ठीक है। ये कैसा, इनएक्टिव है। कैसा है ये, इनएक्टिव है। अगर वायरस किसी होस्ट के अंदर गया तो ये एक्टिव है, मींस इनसाइड होस्ट, इनसाइड होस्ट सेल ये एक्टिव हो जाता है, मूवमेंट शो करता है। ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यहां पे शो मूवमेंट, शो, यहां पे मूवमेंट शो करता है, और यहां पे नोट मूव, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं शो करता। इसलिए हमने वायरस को ना लिविंग रखा, कंट्रोवर्सी है क्योंकि ये दोनों फीचर है इसमें, लिविंग का भी नॉन लिविंग का भी। क्योंकि आउटसाइड सेल तो ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, बट इनसाइड ये मूवमेंट शो करता है, ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को। हमने ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, जैसे ब्रीथिंग, ग्रोथ, मूवमेंट। अब हम और करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। ये लास्ट के 3 करेक्टरिस्टिक फीचर को मैंने डिफाइनिंग फीचर भी बोला था, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। मीन्स वो सेल से मिलकर बना हुआ है। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है इस धरती पर जो जिसमें सेल ना हो, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हर एक लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। मीन्स ऑर्गेनिज्म चीज़ों को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ पे मच्छर बैठता है, मेरी बॉडी ने सेंस किया और मैंने उसको ऐसे करके उड़ा दिया, ये रेसिप्रोकेट किया, रिस्पॉन्ड किया इसके खिलाफ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सम टोटल ऑफ ऑल chemical reactions occurring inside living organism, inside living organisms। इसमें चाहे वो केमिकल रिएक्शन है जिनसे कुछ बन रहा हो, सिंथेसिस हो रहा हो, या कुछ ब्रेक डाउन हो रहा हो, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में ही आएंगी। मीन्स कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। ओके, अभी हम एक पॉइंट देखते हैं। मैंने बात की ग्रोथ, नोटिस करना प्लीज, ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म और ब्रीथिंग भी लगा लो। फॉर ऑल दीज क्या रिक्वायर है, रिक्वायर मीन्स कोई ऐसी चीज है जिसके बिना ये नहीं हो पाएंगे। क्या है वो, है एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, या एटीपी बोल दो, ठीक है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये एनर्जी आती कहाँ से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे अंदर, मीन्स कम्स फ्रॉम फूड, कम्स फ्रॉम फूड। और इस धरती पर मोस्टली खाना कार्बन बेस्ड है। मोस्टली खाना कैसा है,
कार्बन बेस्ड है। अब हम चारों लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को डायग्रामेटिकल वे में समझेंगे। ठीक है, मैं ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन करूँगा ताकि हम उसको अच्छे से समझें। मैं ह्यूमन की कुछ सेल्स बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। ठीक है, ये भी कुछ सेल्स हैं। अब नोटिस करिए, अगर मैं जिंदा, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा, तो हमारी सेल्स भी जिंदा। और सेल को जिंदा होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल्स को अभी मैं नाखुश दिखा रहा हूँ क्योंकि इनके पास अभी एनर्जी नहीं आई है। ठीक है, और एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से। एनर्जी केम फ्रॉम फूड। यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना देता हूँ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना देता हूँ। ठीक है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। फॉर एग्जांपल, इसने फूड खाया भाई जी, फूड खाया आलू का पराठा, और आलू के पराठे में आपको पता है भर भर के क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च कैसा फूड है बच्चे? एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, ये सेल्स नाराज है, ये कह रही हैं कि भाई हमको एनर्जी चाहिए, और इन सेल को कभी भी एनर्जी कॉम्प्लेक्स चीज़ों से नहीं मिलती। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिंपल चीज़ों से मिलेगी। अब स्टार्च की सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस स्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े करके, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज को पहुंचवा देगा। ठीक है, तो फाइनली स्टार्च के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज फाइनली कहाँ पे आ जाएगा? ये ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये सिंपल फूड है। कैसा फूड है? ये सिंपल। ये फाइनली कहाँ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से ये ग्लूकोज फाइनली कहाँ जाएगा? ये सेल में चला जाएगा। ये ग्लूकोज फाइनली ये सेल्स में चला जाएगा। अभी सेल ये खुश हो चुकी है क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज आया, बट ये कंप्लीट तौर पर खुश नहीं है क्योंकि एनर्जी तो मिली नहीं है। तो ये कहेंगी भाई जी कोई और सिस्टम लेकर आओ हमको एनर्जी के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहेंगी तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है भाई जी, किसी और सिस्टम पे जाएंगी ये। अब दूसरा सिस्टम कौन होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता ही है, यहाँ पे लंग्स के एंड में एल्वुलाई होता है, और फाइनली भाई जी ऑक्सीजन एंटर करेगी एल्वुलाई में, और यहाँ से ऑक्सीजन फाइनली कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड से फिर ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? सेल्स में। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। ठीक है, किस किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी में। ठीक है, और ये फाइनली सेल क्या हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने इन्हें खुश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट समझिए। यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ, न्यूट्रिशन की। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल समझिए। न्यूट्रिशन का मतलब है ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ऑब्टेन मीन्स इस ऑर्गेनिज्म ने खाने को ऑब्टेन किया और उसको एनर्जी के पर्पस के लिए यूटिलाइज किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में डाइजेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे सिंपल न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन बनी? न्यूट्रिशन प्रोसेस by which obtain and utilization of food. Utilization of food. यूटिलाइजेशन मीन एनर्जी के पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, ग्रोथ के पर्पस के लिए, रिपेयर के पर्पस के लिए। ठीक है, अब एक और चीज देखिए प्लीज, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया और उससे एनर्जी मिल गई। उससे क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। दिस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड लिख देता हूं, फूड या ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। दिस इज रेस्पिरेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? नोटिस करिए प्लीज, ग्लूकोज ब्लड में आया और ब्लड से सेल्स में गया। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में आई और ब्लड से सेल्स में गई। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीजों का। ये क्या हो रहा है? चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इवन आप नोटिस करिए, CO2 जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसको वापस कहाँ पे डाल दिया जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से वो बाहर चला जाएगा सांस के द्वारा, एक्सहेलेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? गैसेस का, खाने का, इवन हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
ठीक है। वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जरूरी थोड़ी ना हमने पराठा ही खाया, हम दाल वगैरह भी खा सकते हैं जिसमें हाईली रिच प्रोटीन है। तो प्रोटीन जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ना तो अमीनो एसिड में होता है। तो हमारी सेल में फाइनली फॉर एग्जांपल अब अमीनो एसिड गया, क्या गया है, अमीनो एसिड। जब ये अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होते हैं या प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी तो मिलती है, उनके साथ साथ कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बनता है, जैसे अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत गंदे हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, इनको बाहर निकालता है, किस, इसको ब्लड में डालेगा और ब्लड से फिर किडनी इनको बाहर निकाल देगी, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो भाई जी ये कहा जाएगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड से एक कौन सा एक और सिस्टम इनकी हेल्प करेगा हमको रिमूव करने के लिए, हमारी किडनी इसको बाहर निकलवा देंगे, ठीक है। अब तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीजों का। क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में सब्सटेंसेस लिख देता हूं, सब्सटेंसेस लाइक कैसे कैसे, गैसेस, फूड, ठीक है, वेस्ट, अगर प्लांट्स में देखें तो वाटर, ठीक है, वाटर, इवन हॉर्मोन्स, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, टू अनदर, दिस इज ऑल ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स इन चीजों का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे होना, ठीक है। अब हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, प्रोसेस बाय विच वी रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जैसे CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट था, ये नाइट्रोजनस वेस्ट था, यूरिया, अमोनिया वगैरह। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच के डिफरेंस देखेंगे। देखिए नाम में ही देखिए प्लीज, यूनि का मतलब क्या है, वन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मोर देन वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन है सेल्स है जिनके अंदर, मोर देन वन सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, ABC पढ़ ले। ए से अमीबा, बी से बैक्टीरिया, सी से क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास ये एल्गी है। पी से पैरामीशियम, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट। अब एक चीज़ नोटिस करिए प्लीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल ये बाहर का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये बाहर का इन्वायरमेंट है, ये अमीबा की मैं एक सेल बना रहा हूँ, अमीबा या बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कहूँ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बाहर अमीबा के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो फाइनली आसानी से इस सेल के अंदर आ सकती है। ग्लूकोज फाइनली एंटर कहाँ हो चुका है, सेल के अंदर। वहीं देखिए इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, तो वो भी आसानी से अंदर डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज फाइनली भाई जी ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किस में, CO2, वाटर, एनर्जी। और अगर CO2 की भी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हुई तो ये भी फाइनली कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, अमीबा इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में CO2 को अंदर आने के लिए या ग्लूकोज के अंदर आने के लिए या ब्रेक डाउन के लिए किसी सिस्टम की दरकार है, किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की या एक्सक्रीशन की? नहीं भाई, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक सेल से मिलकर बना हुआ है और हर एक इसकी सेल ना इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, कहीं से देख लो, यहाँ से भी इन्वायरमेंट का कांटेक्ट, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो भाई सिंपल डिफ्यूजन से सारा काम चल रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है भाई जी डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्लीज यहाँ पे यही चीज मैंने मेंशन की है। यहाँ पे देखिए सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल्ड होते हैं, इनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे का सारा बॉडी सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो यहाँ पे नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर
डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन नीडेड, ठीक है, ओके। वहीं अगर मैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की देखूँ, हमारी बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी स्टमक की कोई सेल्स है, यहाँ पे स्टमक की सेल है, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, अब ये तो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी भाई जी? सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो सिस्टम वर्क करेगा ना ऑक्सीजन इस सेल्स तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में स्पेसिफिक सिस्टम रिक्वायर है फॉर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वही मेंशन किया, प्लीज देखिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है, ठीक है। इनकी सारी की सारी बॉडी सेल्स इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होती, तो इसीलिए इनको स्पेसिफिक सिस्टम रिक्वायर है डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, ओके। वहीं मैंने यूनिसेलुलर को लेकर बात की, कोई सिस्टम रिक्वायर नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन सारे काम कर सकता है, सिंपल डिफ्यूजन इज इनफ फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। वहीं यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन in multicellular is insufficient even for the supply of oxygen. Simple diffusion is insufficient to meet oxygen requirement in multicellular organism like human, ठीक है। और वही आपको पता है एक सिंपल डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। अब आपको कि सिंपल डिफ्यूजन आखिर है क्या, देखिए नोटिस करिए प्लीज, सिंपल डिफ्यूजन क्या है। देखिए अगर या तो कोई गैस हो या लिक्विड हो, अगर या कोई गैस हो या लिक्विड हो, वो अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रही है ना, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। एक कैसी प्रोसेस है? डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन पे जाती है, जैसे भरी हुई टंकी से पानी कम टंकी पे चला जाता है।